हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नीट का जो हम लोगों का ट्रेजर हंट वेब सीरीज लेकर आए हैं हम लोग। इस सीरीज का सेकंड पार्ट और फिजिक्स का ये पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स नेम इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर हमने एक स्टोन को हवा में फेंका तो कितनी टाइम के बाद वो ऊपर तक जाएगा, कितनी हाइट अचीव करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम्स में जी और जेई के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हमें आज स्टार्ट करना है इसके बारे में पढ़ना। लेकिन आपको बता दूं हम लोगों की, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी ट्रेजर हंट की। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस के अंदर छिपे हुए पासवर्ड को देखेंगे तो उस पासवर्ड को कहां देना था, टेलीग्राम में देना था। पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि टेलीग्राम का चैनल के बारे में मालूम नहीं है, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने इस वीडियो के फ्रंट में ही एक स्कैनर प्रोवाइड कराया है। ये जो आपका स्कैनर दिख रहा है हमारा, ये हमारा स्कैनर है सीधे टेलीग्राम चैनल पे इंटर करने का, जहां पर आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए काइनेमैटिक्स टॉपिक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट, जेईई और सीईटी के लिए। सो रेडी फॉर द फिजिक्स, इट्स टाइम फॉर ट्रेजर हंट। So the next one, ओके। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर कराने वाले हैं, तो सबसे पहले होता है मैकेनिक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह लग सकती है क्या, ये भी हम चेक करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद। यानी हम चेक करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की एप्लीकेबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द मैकेनिक्स व्हिच इज आस्क्ड इन द नीट, जेईई एंड सीईटी। ओके, तो मैकेनिक्स जो हमारी ब्रांच है उसको हम अल्टरनेटली अगर ध्यान से समझने की बात करें तो वो स्टार्टिंग होता है मोशन से। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम लोग स्टार्ट करें मैकेनिक्स को पढ़ना तो वो कंप्लीटली रिलेटेबल होता है मोशन के बारे में पढ़ने से, ठीक है ना। लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि कोई चीज मूव कर रही है, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है, तो आप बोलोगे कि देखिए सर ऐसी बात है कि थोड़ी देर पहले ये व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ था, ठीक है ना, और 10 मिनट बाद ये व्यक्ति यहां पर जाके खड़ा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। पहले वो व्यक्ति कहां खड़ा था, यहां पर खड़ा था, और 10 मिनट बाद जाके दूसरी जगह जाके खड़ा हो गया। इसका मतलब है अगर हमें चीज को मूव करते हुए तभी दिख सकती है जब कोई चीज अपनी पोजीशन टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे। तो मोशन जो हमारा होता है वो कुछ नहीं होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या होगा मोशन, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ, the change in position of any object is called the motion, is called the motion। समझ में आया कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसे हम मोशन कहते हैं। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई दो व्यक्ति बस पे बैठे हुए हैं, समझना ध्यान से, मैं बैठा हूं और मेरा फ्रेंड बस पे बैठा हुआ है और बस जा रही है, तो हम दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो रेस्ट पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत देर तक बैठने के बावजूद भी हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो मैं बस से उतर के नीचे खड़ा हो गया, मेरा फ्रेंड अभी भी बस पे बैठा हुआ है और हम उस फ्रेंड को देख रहे हैं, अब वो बस मूव कर रही है तो बस के साथ साथ वो फ्रेंड भी मूव कर रहा है। यानी एक कंडीशन में हम दोनों रेस्ट पे थे और एक कंडीशन में हम मोशन पे आ गए। इसका मतलब डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जर्वर कहां पर है। समझ में आया कि नहीं है। ऑब्जर्वर की पोजीशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वहां पे मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रख लेना, मोशन मेनली डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। मोशन मेनली डिपेंड्स ऑन, मेनली डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हम बता पाते हैं पोजीशन चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली अब हमें मोशन के बारे में पढ़ना है, तो जो मोशन को ब्रांच कवर करती है फिजिक्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने देखा था जो हमारा पहला टॉपिक था वो आपका क्या था, मैकेनिक्स था। तो मैकेनिक्स क्या हो जाता है, टू स्टडी अबाउट द मोशन, to study about the motion of any object, to study about the motion of any object is called mechanics। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप क्या करो, अगर आप मोशन के बारे में पढ़ाई करो तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में,
मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन मोशन की स्टडी दो तरीकों से की जाती है, याद रखिएगा। पहला तो होता है आपका मोशन की स्टडी करना विदाउट कॉज जाने हुए। विदाउट कॉज मतलब हमें नहीं मतलब है कि वो गाड़ी क्यों मूव कर रही है, वो व्यक्ति कैसे गया एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे प्रकार के मोशन को हमें स्टडी करना है। और दूसरा आपका आता है कि मोशन विथ कॉज, ऐसा मोशन जिसमें हम क्या करें, उसके कॉज के बारे में जानने की कोशिश करें, वो हमारी मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में आ रहा था सर काइनेमेटिक्स वर्ड लिखे हुए थे आप शुरू में जब आपने वीडियो स्टार्ट करी, और यहाँ पर मैकेनिक्स लिख दिया है, काइनेमेटिक्स का तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो याद रखिएगा, मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला विदाउट कॉज, आपकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही, हमें नहीं मतलब है वो किस वजह से गई, कैसे गई, क्या कारण था उसके पीछे, बस एक जगह से वो दूसरी जगह चली गई। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कहलाती है हमारी, वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं मोशन के, लेकिन एक ऐसी ब्रांच होती है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मोशन के कॉज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वो ब्रांच का नाम होता है हमारा डायनेमिक्स। और आप सभी को पता है, अगर कोई चीज मूव करती है तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है फोर्स। यानी इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? फोर्स के साथ स्टडी करेंगे मोशन की। और इस वाले टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे? विदाउट फोर्स के साथ स्टडी करेंगे। इस वाले टॉपिक में कहीं पर भी फोर्स का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि हमें पता ही करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गाड़ी क्यों मूव करी, क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर कॉज आता ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जहां पे हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक, डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? आप जल्दी से सब लोग नोट डाउन करो, डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, अगर हम लोगों ने, अब ध्यान से देखना, आपका ये ए पोजीशन था, ध्यान से देखो, ये ए पोजीशन था और ये बी पोजीशन था, ठीक है ना। तो अगर हम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गए तो हमने रियलिटी में क्या किया, अपने पाथ को कवर किया। कोई व्यक्ति यहां पर था और चल के वो यहां तक चला गया, तो उसने क्या किया, पाथ को कवर किया ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस क्या कहलाता है कि वास्तव में कवर किया जाने वाला पाथ, यानी द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ covered by any object, the actual path covered by any object is called the distance। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे देखो, जो वास्तव में हम लोग रास्ता कवर करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, अगर आप ए से बी इस वाले रास्ते को फॉलो करके गए तो भी डिस्टेंस है, इस वाले रास्ते को फॉलो करके गए तो भी डिस्टेंस है, इस वाले रास्ते को फॉलो करके गए तो भी एक प्रकार की डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपने पाथ तो कवर किया ही ना। और अगर आप पाथ कवर कर रहे हैं तो किसके अंदर वो कंसीडर हो जाता है? डिस्टेंस के अंदर। जब भी आप टोटल में एक्चुअली जो पाथ कवर करते हो और उसको मेजर कर देते हो, वही आपका क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। दूसरा ये आता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर या फिजिकल? तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। आपकी कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है ए से बी तक जाने के लिए। आप पहला रास्ता भी चूज कर सकते थे ए से बी तक जाने के लिए, दूसरा रास्ता भी चूज कर सकते थे और तीसरा रास्ता भी चूज कर सकते थे। इसका मतलब है कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ऐसी चीज जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर आप ए से बी तक गया, कभी भी थोड़ा सा चले, तो क्या डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव हो सकती है क्या? आप बिल्कुल ना चलो तो डिस्टेंस जीरो हो गई, थोड़ा भी चले तो पॉजिटिव हो गई। पर आप याद रखना, ऐसा तो होता नहीं कि आप कभी उल्टा चल गए। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है डिस्टेंस की, जल्दी बताओ। जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं आपके डिस्टेंस की, वो होती है जीरो, वो होती है पॉजिटिव, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? जल्दी से कमेंट बॉक्स इसलिए नहीं दिया गया कि देखो, वहां पे जल्दी से बताओ कि इम्पॉसिबल वैल्यूज आपकी क्या है। इम्पॉसिबल वैल्यूज जो होती है आपकी डिस्टेंस की, वो होती है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल इन डिस्टेंस। गॉट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आप लोग डिस्टेंस को मेजर करोगे, चाहिए क्या पड़ता है मेजर करने के लिए? चाहिए पड़ता है मेजर करने के लिए स्केल। और स्केल को आप लोग नापते हो तो जो ऐसा यूनिट निकल के आती है स्केल की, वो होती है मीटर। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर।
आया समझ में कि नहीं आया? डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर। अगर कोई पूछे डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो एक प्रकार की लेंथ, यानी इसके साथ मास भी नहीं होगा और इसके साथ टाइम भी नहीं होगा, तो मास को कर दो आप जीरो, टाइम को कर दो आप जीरो, अकेला रहने दो एल, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक्चुअल पाथ, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव इज द पॉसिबल वैल्यूज, यूनिट इज मीटर, एंड यहाँ पे हो जाएगा डी जो आपका है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0, ठीक है, एल और t0। गॉट इट और नॉट? अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता चल गया। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था हमारा वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट। सब लोग हेडिंग डालो। देखो एक चीज समझना, डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक प्रकार का लेंथ होता है, बस अंतर क्या होता है, पिछले वाले फिगर को अगर तुम लोग देखो तो इसमें 3 रास्ते थे। पहले रास्ते से भी हम ए से बी तक जा सकते थे, दूसरे रास्ते से भी हम ए से बी तक जा सकते थे, और तीसरे रास्ते से भी ए से बी तक जा सकते थे। यानी हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस थी जाने के लिए, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, जल्दी बताओ, ए से बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो आप देखोगे जो सेकंड वाला था वो सबसे छोटा रास्ता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो सबसे छोटा रास्ता है उसकी एक इकलौती डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? यानी आपकी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी जुड़ जाए, ऐसी लेंथ जिसमें डायरेक्शन भी जुड़ जाए, वही बन जाती है हमारी क्या? डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए एक बहुत प्यारी लाइन बोली, सबसे छोटा रास्ता, यानी सबसे छोटा रास्ता ही क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। इसी वर्ड से हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन निकालेंगे। क्या निकल के आया? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ covered by any object, the shortest path covered by any object is called the डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, जो सेकंड वाला रास्ता ले रहे थे उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी एक डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट हमारी हुई वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। कोई दिक्कत क्या? इसके बाद देखो अल्टीमेटली है तो एक प्रकार की लेंथ, अगर है एक प्रकार की लेंथ तो मेजर तो हमें स्केल से ही करना पड़ेगा, और अगर मेजर स्केल से करना पड़ेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। वंस अगेन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखें तो फिर से वही हो जाएगा, एम नहीं है, टाइम भी नहीं है, और अब आप लोगों के पास भी टाइम नहीं बचा है, समझ रहे हो ना? तो m0, l और t की पावर 0, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का। पर याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें डायरेक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। तो याद रखना इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, डिस्प्लेसमेंट की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है वो आपका 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये तीनों वैल्यूज आपकी डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबल होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो आप लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स होता है। हमने काइनेमेटिक्स, हमारी वीडियो का टाइटल था इसलिए हम काइनेमेटिक्स में शिफ्ट हुए। वहां पे हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस के बाद हमने दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो डिस्टेंस अगर हमारे माता पिता हैं तो उनसे निकलने वाली चीज हो जाती है आपकी स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे माता पिता है तो उनसे होने वाली चीज क्या हो जाती है? वेलोसिटी। तो अब हम लोग पहले डिस्कस करने वाले, क्योंकि पहले डिस्टेंस पढ़ा तो अब हम पहले किसको पढ़ लें? स्पीड को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग आगे डालो सब लोग, स्पीड। याद रखना हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसकी ही क्वालिटीज हम अपने अंदर लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं। अगर हम गुप्ता फैमिली में जन्म लिए तो हमारी फैमिली का जो पूरा जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो गुप्ता फैमिली से रिलेट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डिस्टेंस से निकाल रहे हैं अगर स्पीड को, तो डिस्टेंस की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कौन सेटिस्फाई करेगा? स्पीड करेगा। जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। जैसे वहां पर आपने देखा था डिस्टेंस की जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो 0 और पॉजिटिव थी, यहां पर भी स्पीड की पॉसिबल वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? 0 और
पॉजिटिव। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time is called speed, is called speed। समझ में आए? यानी स्पीड इज नथिंग, इट विल बी द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एस बराबर क्या बन गया आपका, डी अपॉन टी। जल्दी देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डिस्टेंस को आप लोग मेजर करते हो ऐसा यूनिट मीटर में, और टाइम को आप लोग मेजर करते हो ऐसा यूनिट सेकेंड में। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कि यूनिट हो जाएगी आपकी क्या, मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत क्या? इसकी यूनिट क्या बन गई आपकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये आपकी किस क्वांटिटी से निकल के आई है, डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कैसी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी वही हो जाएगी जो आपकी मतलब इसकी भी ये भी क्वांटिटी भी स्केलर हो जाएगी जैसे डिस्टेंस होती थी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी स्केलर थी तो स्पीड भी स्केलर हो जाएगा, दोनों एक ही परिवार के हिस्सा हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखो अगर हमें बनाना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन में क्या है, टाइम है। तो देखो अगर ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम की पावर -1, पर इसके साथ कोई मास था क्या, नहीं था, तो m की पावर 0। तो ये बन गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या, m0 l t-1। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी, तो देखो पॉसिबल वैल्यूज आपकी हो जाएंगी, इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज आपकी निकल कर आएंगी वो क्या हो जाएंगी, या तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, टाइम भी नेगेटिव नहीं होता है, तो स्पीड कैसे नेगेटिव होगा? आई बात समझ में नहीं आया? तो ये हमारा कहता है स्पीड के बारे में, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है m0 lt-1, और यहाँ पे देखोगे आप जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 और पॉजिटिव है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से इसको नोट करो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टाइप्स ऑफ स्पीड। समझ में आया ना? हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लिखो जल्दी से टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड में जो सबसे पहला टाइप आता है हमारा वो आता है यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहला टाइप क्या आता है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी अगर हमारा टाइम के साथ, ध्यान से सुनना, अगर हमारा टाइम के साथ स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आए, हमेशा स्पीड की वैल्यू क्या बनी रहे, सेम बनी रहे, ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप देखो यहां पे लिखे, अगर व्हेन इक्वल डिस्टेंस, व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर इन अ equal interval of time, when equal distance cover in a equal interval of time, such type of speed is called uniform speed। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोग इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे पहले के 1 आवर में अगर आपने 20 किलोमीटर कवर किया, तो आने वाले 2 आवर्स में आपको कितना करना पड़ेगा, 40 किलोमीटर, और 20 में 1 का डिवाइड करो या 40 में 2 का डिवाइड करो, निकल के क्या ही आने वाला है,
आपका निकल के आने वाला है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यूनिफॉर्म स्पीड आपका क्या होता है, जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस प्रकार की स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सेकेंड इसका पार्ट होता है इस यूनिफॉर्म स्पीड के अलावा वो क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सेकेंड आपका टाइप क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड पार्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्वियसली है ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ चेंज हो, जैसे पहले 1 आवर में हम 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, अगले आवर में हम 60 किलोमीटर पर आवर चलने लगे, उसके अगले आवर में हम 180 किलोमीटर पर आवर चलने लगे। तो ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ चेंज होती चली जाए, इन सब को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ये बात हो जाएगी व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस कवर, व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, in equal interval of time is called non uniform speed। जब हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने लगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस प्रकार की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यानी जो वैल्यू होती है स्पीड की, द वैल्यू ऑफ स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली चेंजेस विद टाइम। द वैल्यू ऑफ स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? The value of speed is continuously change with time. Such type of speed is called the non-uniform speed. The third part is average speed. आप लोग याद रखना, जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से नहीं आता है। समझ में? इतनी सरल चीजें पूछी भी नहीं जाती पेपर में, ठीक है ना। 11वीं का पेपर थोड़ी दे रहे हो जो इतना आसान से पूछ लेंगे। अगर पूछना है तो उनको वो न्यूमेरिकल बनाएंगे, और न्यूमेरिकल कहां से निकल के आएगा, या तो एवरेज स्पीड से निकल कर आएगा, या फिर निकल कर आएगा आपका किससे, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। सो नाउ द थर्ड पार्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप लोगों से बोला जाए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जैसा वर्ड कहीं पर मिल जाए, जहां पे आप लोग एक बड़े इंटरवल के लिए बात करो, याद रखना एवरेज और इंस्टेंटेनियस में इतना अंतर होता है कि एवरेज एक बहुत बड़े इंटरवल के लिए निकालने वाली स्पीड होती है, और इंस्टेंटेनियस एक छोटे से मोमेंट, एक छोटे से सेकंड के लिए कैलकुलेट करने वाली स्पीड होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज एवरेज स्पीड, यानी हम बहुत बड़े टाइम में देख रहे हैं, तो बहुत बड़े टाइम में अलग अलग लेवल पे हमने डिस्टेंस को कवर किया होगा अलग अलग टाइम में। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा या डेफिनेशन बनेगी, द टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल डिस्टेंस कितने टोटल टाइम में हम कवर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से यहां तक ए से बी तक गया, पर मैंने बीच में एक सी पॉइंट रोका, मान लिया कि यहां से यहां तक आपने क्या किया, D1 डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। यहां से यहां तक आपने क्या किया, D2 डिस्टेंस कवर किया, इसमें आपने T1 टाइम लिया और इसमें आपने क्या लिया, T2 टाइम लिया। तो जो आप देखोगे यहां से एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, वो क्या हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड बराबर जो होगा आपका, दिस इज नथिंग, इट्स विल बी इक्वल टू आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो D1 प्लस D2। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, D1 प्लस D2। टाइम क्या हो गया आपका, T1 प्लस T2। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला भी क्या कहलाता है, एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला कहलाता है, हाँ या ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। कोई दिक्कत क्या? और भी एवरेज के फॉर्मूले तो देख लेना, समझना मैं किस तरीके से बता रहा हूं। मैंने बोला कि कोई व्यक्ति यहां पर, आप बोलो कि x बराबर 5 पे खड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, x बराबर 5 पे खड़ा हुआ है, और थोड़ी देर बाद वो x बराबर 8 मीटर पे जाके खड़ा हो गया, तो इस बार आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियली में वो कितना चला, तो पहले से 5 कवर कर चुका था,
बाद में वो कितना पहुंच गया, 8 पहुंच गया, तो 8 में से 5 को घटाओगे कि नहीं घटाओगे, हाँ या ना। तो इसके लिए हमें एवरेज के लिए एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या हम देखेंगे यहाँ पे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज स्पीड। यहां पे मान लेते हैं कि वो आपका x1 डिस्टेंस पे था, यहां पे ये x2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, तो कितना चेंज हुआ इसमें, कितना चला रियलिटी में, x2 अपॉन x1। टाइम भी तो लगा होगा ना, तो मान लेते हो यहाँ t1 टाइम पे था और यहाँ पे t2 टाइम पे था, तो यहाँ क्या हो गया, t2 माइनस t1। ये भी आपका कहलाता है एवरेज स्पीड। दोनों केस को आप समझ पाए कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हो। जब आपको बोल दिया जाए कि पहले वाले टाइम में d1 चले, दूसरे वाले टाइम में d2 चले, तो हमने क्या निकाला, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। दूसरे वाले में हमने देखा कि पहले वाले t1 में थे हम x1 पे, t2 में कहां पे थे, x2 में। तो हमें देखा कि कुछ ना कुछ इनके बीच में पहले से डिस्टेंस चल चुका था, तो हमें डिफरेंस कैसा निकालना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 और टाइम क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। इसी चीज को हम लोग देखो क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज स्पीड। इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, ये जो डेल्टा साइन पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये डेल्टा बता रहा है एक्स में आने वाला चेंज, और ये नीचे जो डेल्टा है वो क्या बता रहा है आपका, टाइम में आने वाला चेंज। ये रियलिटी में लिखा हुआ है चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज स्पीड था। यहाँ पे तुम लोग बोल भी नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में अब कुछ तो रख देना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड बोलते हैं। द थर्ड पार्ट जो हमारा था, फोर्थ पार्ट जो आता है, दैट्स इज द फाइनल वन एंड विच इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। गॉट इट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोगों को पता है, आप लोग अपनी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में जैसे जैसे आप लोग एक्सीलेटर लेते हो वैसे वैसे हर स्टैंड पे स्पीड बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है। तो यानी गाड़ी पे लगा हुआ स्पीडोमीटर क्या मेजर कर रहा है, एवरेज मेजर कर रहा है, इंस्टेंटेनियस मेजर कर रहा है। ऑब्वियसली वो इंस्टेंटेनियस मेजर कर रहा है, क्यों, क्योंकि हर सेकेंड में चेंज होने वाली स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है आपकी। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखना, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट is called the instantaneous speed। हर इंस्टेंट पे चेंज होने वाली, छोटे छोटे सेकंड में कैलकुलेट होने वाली जो स्पीड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब देखो इंस्टेंटेनियस का लिखने का तरीका क्या होता है। हमें बोला गया स्टेंट, स्टेंट मीन्स होता है टाइम की इतनी छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू ले लो कि उसे दिक्कत ना जाए कैलकुलेट करने में। अब टाइम की जो सबसे छोटी वैल्यूज होती है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी टाइम की जो सबसे छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करें तो आप बोलोगे सर टाइम को 0 ही रख दो। अगर आपने टाइम को 0 रखा तो यहां पे देखना, अगर आपने अपने टाइम को 0 रखा तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा तो आप लोगों को, ठीक है, d/0 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर हम स्पीड में d/0 से इन्फिनिटी निकालते हैं तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आएगी कि टाइम को हम 0 तो नहीं ले सकते। अगर हम टाइम को 0 नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब है क्या लें, यानी हम टाइम को 0 के करीब ले सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 0.00001 सेकेंड आप ले लो तो आप बोलोगे हाँ इतने वाले टाइम को हम नियरली 0 के इक्वल मान लेते हैं। पर इसको लिखा कैसे जाए, तो हमने देखा था एवरेज का फॉर्मूला कैसे लिखा था। तो आप लोगों ने एवरेज स्पीड कैसे लिखी थी, अभी जल्दी बताओ, एवरेज स्पीड कैसे लिखी थी आप लोगों ने। आप लोगों ने एवरेज स्पीड जो लिखी थी वो लिखा था आपने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही लिखा था कि नहीं था। हम चाहते हैं कि टाइम को 0 के सबसे करीब लगा जाए, यानी हमें कोई एक लिमिट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही हमने देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ने की कोशिश की, हमने क्या किया, टाइम को कहां पे ले गए, टाइम को हम लोग ले गए 0 के करीब से करीब, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी।
अब याद रखना, अगर हम लिमिट को डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा डी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट में भी पढ़कर आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम लोग बोले इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस with respect to time is also called instantaneous speed। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन भी कर दें तो भी आपका क्या निकल के आ जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आ जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हर टाइम पे चेंज होने वाली स्पीड होती है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किस कैटेगरी में आप डाल सकते हो, अगर मन हो आप यूनिफॉर्म में डाल सकते हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म में डाल सकते हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस हमेशा नॉन यूनिफॉर्म में आता है। अगर कभी कोई ऐसे बोल दिया जाए कि अगर हमें एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड किस कैटेगरी में आना चाहिए, तो एवरेज स्पीड कहीं हद तक यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में आ जाता है। और जो आपकी स्पीड मेजर करता है हमारा स्पीडोमीटर, वो एवरेज नहीं होती है, वो इंस्टेंटेनियस होती है। देखो ये जो हम लोगों ने आज टॉपिक कवर किए अपने पार्ट 1 में, इसके अलावा हम टॉपिक कवर करेंगे पार्ट 2 में भी, लेकिन उसमें एक आपके लिए बेसिक पार्ट ये रहेगा कि PYQs में आने वाले जो नीट के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी पासवर्ड तो मिला ही नहीं, ठीक है ना? पासवर्ड है आपका स्पीडोमीटर में मेजर करने वाली जो डिस्टेंस होती है आपकी, वो इस वीडियो का पासवर्ड है। ट्राई करके देखो हमने वो क्या हुआ, स्पीडोमीटर में मेजर करने वाली कौन सी स्पीड है, वही आपका इस वीडियो का पासवर्ड है। तो जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था टेलीग्राम चैनल का स्कैनर, उससे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो और वहां पे पासवर्ड को क्या करो, सेंड करो। और जैसे ही आप सेंड करोगे आपको 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लॉन्च हो जाएगा। ऐसे हर वीडियो से 15-15 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो नियरली आप ये समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट में आपके पास 300, 400 क्वेश्चन होंगे, जो कि नीट की प्रिपरेशन में आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय। इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग